हेलो स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लासेस की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन। 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन, जिसका मॉड्यूल नंबर 1 आप तक पहुंच चुका है। मॉड्यूल नंबर 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो नाम है विलियन, ये क्या होता है, व्यावहारिक रूप से उसका अभिप्राय है क्या आखिर, उसकी मैंने शुरुआती स्थिति से आपको अवगत कराया था कि विलियन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, मिश्रण का मतलब मैंने आपको बताया, दरअसल पदार्थ यानी मैटर को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व आपकी आवर्त सारणी में जो भी दिखाई देता है ना, आवर्त सारणी में, वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सारे के सारे तत्व हैं, चाहे उन्हें प्रकृति ने हमें दिया या हमने अपना मस्तिष्क का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में उसे तैयार किया। वो दोनों तरीके के प्राकृतिक तत्व और संश्लेषित तत्व, दोनों प्रकार के तत्व उस आवर्त सारणी मौजूद है, मतलब वो पदार्थ के तत्व हैं। ओके, और उनके संयोग से जो बनेंगे, एक निश्चित अनुपात में द्रव्यमान की दृष्टि से जब वो संयोग करेंगे तत्वों के संयोग से, तो वो यौगिक कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। लेकिन जब हम तत्व को यौगिक को या तत्व यौगिक को मिला दें, बट उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया ना हो और प्राप्त होने वाला किसी भी अनुपात में मिला दें, तो बेटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्रण। और उस मिश्रण में अगर मिलाए जाने वाले घटकों को हम पहचान ना पा रहे हो कि किन को मिलाया गया है, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। और पहचान पा रहे हैं, पहचान चाहे वो रंग, रूप, स्वाद, संगठन की दृष्टि से पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। विलयन को, अगर विलयन को बनाने में 2 घटक, 2 अवयव इस्तेमाल में लाए गए हैं, तो वो कहलाएगा द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। 3 को त्रिअंगी, बहुत सारों को बहुअंगी। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हम लोग 12th क्लासेस में बेटा केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पर ही फोकस करेंगे, राइट। 2 घटकों से, जिसमें विलेय, विलायक, फिर वर्गीकरण चला, विलेय की प्रकृति के आधार पर विलेय की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, ओके, इनकी परिभाषा बताई, और लास्ट तक हम पहुंचे थे क्या, अब बने हुए विलयन को अभिव्यक्त करने का कि भाई इसकी कितनी मात्रा विलय की घुली हुई है। मात्रा का मतलब भार के मात्रकों में भी हो सकता है और आयतन के मात्रकों में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको सांद्रता की शुरुआत कर दी थी, वहीं से दोबारा मैं आपको बात उठाता हूं। आर यू रेडी? पेन, कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास भले ही बेटा नोट्स आपके पास पहले पहुंच जाते हो, पहले पहुंचने का अभिप्राय यही है कि आप लोग उसे ढंग से पढ़ें और अपनी पेन की नोक को नोट पर रखिए। देखिए कि क्या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वहां सर्कल लगाइए। जब भी हमारा डाउट सेशन की क्लासेस जो नियर है, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां आप लोग पूछने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके बेटा। तो सांद्रता की विभिन्न इकाइयां, ये मैं आपको समझाने का प्रयास शुरुआत की थी। अगर मैं ये कहूं बेटा कि 11वीं क्लासेस के पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने सांद्रता की काफी इकाइयों को पढ़ा था। हो सकता है कि चूंकि 11वीं क्लासेस आप लोगों का पहला चैप्टर उतना बेहतर तरीके से या निकल चुका हो या ना बेहतर तरीके से ना हो पाए, तो दोबारा उसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेशली तरीके से पढ़ेंगे। मैं मानता हूं, मैं ये भी समझ सकता हूं कि बेटा आप लोगों में से काफी लोगों को मालूम होगा, फिर भी बहुत सारे छात्रों की नजर की दृष्टि से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ओके। चलिए, तो मैंने ये हेडिंग डाली, लिसन केयरफुली, सांद्रता की विभिन्न इकाइयां, ठीक है।
विभिन्न इकाइयां या मात्रक यानी यूनिट, विभिन्न इकाइयां बेटा, ओके, इकाइयां। मैंने कई नाम लिखे थे, अगर आप लोग उससे देखेंगे, जैसे बेटा मैंने नाम लिखा था, आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा W/V परसेंटेज, ठीक है, एक ये लिखा, दूसरा लिखा मैंने मोलर या लिखा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, ओके। तीसरा मैंने आपको वह नाम बताया था मोलरता, राइट। चौथा नाम वहां लिखा गया होगा नॉर्मलता। पांचवा वहां मैंने नाम लिखा है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। नॉर्मलता को इंग्लिश वर्ड में बोलेंगे नॉर्मेलिटी, मोलरता को बोलेंगे मोलरिटी, ओके। कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, W/V परसेंटेज, राइट। इसके बाद मैंने आपको और भी सांद्रता की इकाइयों से परिचित कराया था, लाइक दिस W/W परसेंटेज बेटा, ओके। नाउ सेकेंड इज हियर मोललता, मोललिटी, बोथ आर डिफरेंट बेटा। ये मोलरता है, ये मोलरता है, और बेटा ये मोललता है, ठीक है। इसी तरह से मैं तीसरा और लिख देता हूं उस जगह। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप ये यहां एक साथ ना लिखते हुए अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल, अभी यही तो अपन समझा रहे हैं, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे अपन। मूल भिन्न, जिसके कुछ और भी नाम है, मूल अंश, मूल प्रभास, ये भी इसके नाम होते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरी एक और कैटेगरी में यहां बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं यहां अभी एक V/V आयतन डैश आयतन प्रसिद्धता को लिख रहा हूं। इसके अलावा कुछ और भी मैंने लिखा है, उसको गौर से सुनिएगा। जैसे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप पूरा नाम ना सुन पा रहे हो। मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन, ऐसे पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना। अब बात ये आती है इनके अंतर्गत कि दरअसल हम, जैसा मैंने बताया था कि आखिर विलेय की मात्रा को किसमें व्यक्त किया गया है? मात्रा, लिसन केयरफुली, मात्रा। दरअसल मात्रा का अभिप्राय या तो बेटा वो भार के मात्रकों में मात्रा बताई जाएगी, जैसे मैंने कहा 15 ग्राम, 8 ग्राम, 25 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 200 ग्राम, ये सब मात्राएं भार के मात्रकों की हो गई। इतना समझते हैं हम लोग। दूसरी है बेटा आयतन के मात्रकों में, ओके, आयतन के मात्रकों में। और आयतन के मात्रक क्या होते हैं बेटा? वॉल्यूम के मात्रक होते हैं बेटा, मिलीलीटर, लीटर, जिसको हम लोग मापते हैं, ठीक है। जैसे दूध का मेजरमेंट किया जाता है तो तराजू पर नहीं रखा जाता, उसको मापक फ्लास्क में मापा जाता है, राइट। तो आयतन के मात्रकों में, ठीक है। अब इसके मात्रक हो गए बेटा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, ये सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है, तो एमकेएस या एसआई पद्धति में भार का मात्रक, ठीक है, किलोग्राम होता है, जानते हैं आप लोग। आयतन के मात्रकों की बात करें हम लोग, मिलीलीटर। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, दरअसल मिलीलीटर को हम लोग घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंटीमीटर की घात 3, या लगाकर मैंने लिख दिया सेंटीमीटर की घात 3। देखिए, नोट्स भी अपने आप में पर्याप्त हैं, लेकिन जब बात समझाने की आती है तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको नोट्स में लिख पाने से नोट्स की जो डिस्टेंस से काफी बढ़ती जाएगी। वीडियो में तो अपन आराम से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप अपनी कॉपी को और पेन और कॉपी को, जो भी मैं बता रहा हूं उसको फिर भी लिखा करो। इससे क्या है कि रिवाइज भी होगा। वीडियो देखिए, कान में लीड लगाइए, जिससे आपको वॉइस मेरी अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। और अपने कमेंट्स बॉक्स में भी डाल दिया करो भाई कि सर आपकी वॉइस में परेशानी है, आपकी वीडियो में ये परेशानी है। वैसे कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे आप लोगों के सुझाव आ रहे, फिर भी हो सकते हैं, सबका अपना अपना अलग लुकआउट है। सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। मिलीलीटर कहना या घन सेंटीमीटर कहना बेटा एक ही बात है, घन सेंटीमीटर, ओके। इसका मतलब समझते हैं आप? 1 सेंटीमीटर लंबाई
1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का अगर कोई पात्र बनाया जाए और उसमें कोई द्रव भरा है तो अपन कहेंगे इसमें 1 सेंटीमीटर आयतन है, उसी को अपन बोलते हैं 1 मिलीलीटर। ओके, इसी तरह से लीटर भी होता है बेटा, लीटर। ओके, अब लीटर के कुछ और भी मात्रक मैं आपको बताऊं, जैसे हमें मालूम होना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। जानते हैं आप? तो आधा लीटर दूध लेते हो कि नहीं? आधा लीटर और आधा लीटर मिलकर 1 लीटर हो गया। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि मिलीलीटर को बेटा हम लोग घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, तो हमने यहां ये भी लिख दिया। अब देखिए 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूं ना आसानी से, 10 की घात 3। मिलीलीटर की जगह मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर की घात 3। तो आप 1 लीटर बराबर ये भी कह सकते हैं 10 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3। जब आप इसको मात्रकों के और पद्धतियों बदलेंगे तो ये बेटा 1 घन डेसीमीटर भी हो जाएगा। ये 1 घन डेसीमीटर, ठीक है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर उसे निकाल सकते हैं। मैं आपको चलिए इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको, ठीक है ना। मैंने अभी बेटा यहां समझाने की वजह से ये सेक्शन थोड़ा सा हटाया है, यहां से आपको समझाने की वजह से ये मैं बात कर रहा हूं। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 लीटर को हम लोग 1000 ml या 1 घन डेसीमीटर कह रहे हैं। अब और सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। ओके, अब देखिएगा 10 की घात 3, तो मैं अगर इसको 3 बार लिख दूं, बहुत सिंपल बेटा, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 11th में नहीं है बल्कि और छोटी क्लासेस में, और उसको उसी तरह से समझिएगा, मजा आएगा आपको समझने में भी पढ़ने में भी। सेंटीमीटर की घात 3 लगी है तो मैं सेंटीमीटर यहां, सेंटीमीटर यहां, सेंटीमीटर यहां लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए अगर मैं इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं तो मैं मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? यस, 1/100 मीटर, यानी बोलो 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी 10 की घात -2 मीटर। तो अगर मैं यहां से सेंटीमीटर को हटाकर मीटर लिखता हूं तो मैं कितना लिखूंगा? 10 की घात -2 लिखूंगा। 10 की घात -2 और ये 10 की घात 1, तो कितना बचेगा बेटा? 10 की घात -1 बचेगा कि नहीं? सोचो, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। ओके, 10 की घात -2 गुणा 10 कितना बचेगा? 10 की घात -1। ऐसे ही बाकी में करता गया बेटा, 10 की घात -1 मीटर गुणा 10 की घात -1 मीटर। अब इन सबको सॉल्व करूं, अब देखिए 10 की घात -1 मीटर, इसको अच्छा मैंने यहां लिखा तो ये पूरा हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर की घात 3। तो अब आप एक और बात रख सकते हैं दिमाग में, क्या? 10 की घात -3 मीटर की घात 3। 1 लीटर में अगर मीटर पूछूं आप लोगों से तो आप होगे 10 की घात -3 घन मीटर 1 लीटर के अंदर। ओके, चलिए अब देखिए 10 की घात -1 का मतलब हो गया 1/10, यानी 1 मीटर का 10वां भाग। किसी का 1/10 भाग को हम कहते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। ओके, किसी का भी 10वां अगर भाग है तो उसे कहेंगे डेसी, और 10 गुना भाग है तो उसे बोलेंगे अपन डेका। ओके, चलिए तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डेसीमीटर लिख सकता हूं, 10 की घात -1 यानी 1/10। ऐसे यहां लिख सकता हूं 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 1 घन डेसीमीटर। तो आप क्या समझे? 1 लीटर के अंदर 1 घन डेसीमीटर होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये बेटा कुछ आयतन के मात्रक हुए। चलिए मैं यहां से इनको हटा दूं, हमको बहुत नॉमिनल केसेस से समझना है बेटा। चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो मैंने लिखा रहने दिया। अब आप देखिएगा, सांद्रता की इन इकाइयों से मैं आप लोगों को पूरी तरह से और परिचित कराऊं। जहां हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ बातों को और समझना होगा बेटा, और वो बातें क्या है? हमारी पिछली क्लासेस की हैं। लाइक दैट, जैसे मैंने कहा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान बेटा। क्या? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको नोट्स में मिल चुके हैं, आपको याद भी होने चाहिए बेटा। ये तो वो चीज है, जैसे कि आपको इस बात को याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है और डिनर करना है। ये बिल्कुल ठीक वही है। केमिस्ट्री साइंस अगर आपके पास में है तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ये बेसिकली वैसी ही बातें होती हैं जैसे कि हम लोगों को रूटीन प्रक्रिया डेली लाइफ की होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सर हमने याद किए भूल गए।
चलिए मैं मानता हूं, लेकिन अब आप ध्यान रखिए इस बात को, वो सारी 11वीं क्लासेस का मटेरियल अगर आपके पास पर्याप्त समय है और होगा, कौन से स्कूल जा रहे हैं आप अभी, ओके, तो आप अपने 11वीं क्लासेस के उस मटेरियल को निकालकर बेटा, नोट्स को निकालकर ढंग से पढ़ना चालू कीजिए। मान के चलिए एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग रहा है, निकालिए उसको, पढ़िए, मजा आएगा बेटा। अच्छी तरह से अपना स्ट्रॉन्ग बेस करना है तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन का बेटा 1, वैसे वास्तविकता में तो 1.008 होता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्लोरीन का 35.5 बेटा, कॉपर का 63.5, वो लिस्ट बनी है, आप लोग वहां देख सकते हो। सोडियम का 23, मैं आपको रैंडमली बोल रहा हूं, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, ठीक है, सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80, जिंक का 65, इस तरह से आप लोग उन्हें याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, याद होने पर ही आप काम करेंगे इसमें आगे, ठीक है ना। अब आप इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जब हमें याद हो जाते हैं तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, तत्वों के संयोग से बनते बेटा यौगिक, क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। अब और यौगिक का जो अवयवी कण होता है ना बेटा, वो होता है अणु। तो यौगिकों के आणविक द्रव्यमान शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या, यौगिकों के आणविक द्रव्यमान, ओके, आणविक द्रव्यमान। अब देखिए, ये आणविक द्रव्यमान, तब अणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा बेटा, आणविक द्रव्यमान, जिसको आप अणु भार भी कह रहे थे, उसे हम लोग आणविक द्रव्यमान कह रहे हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। अभी आप इसको इसी तरह से समझिए। अब देखिए, तत्व और तत्व के संयोग से यौगिक बनता है, उसका जो छोटा कण होगा बेटा वो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल का द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं जैसे जल लिखा बेटा, मैंने ध्यान से सुनिएगा, जल H2O, जल का सूत्र होता है कि नहीं, H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में 1:8 में जब उन्होंने संयोग किया था, यहां पर H2O लिख दिया हो। अब H2O का अगर मैं आणविक द्रव्यमान पूछूं तो आप निकालेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। इसी तरह से मैंने कहा ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है बेटा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6, तो 12 छिंग 72, 12 गुणा 1 और 16 छिक्का 96, जब आप जोड़ेंगे घर पर तो ये आएगा 180। इज दैट क्लियर। यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CONH2, यूरिया, यूरिया बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया था, वोलर, इसने पूरी थ्योरी को बर्बाद कर दिया था, वाइटल थ्योरी जो बर्जीलियस ने दी थी। खैर, यूरिया, तो नाइट्रोजन की जब खेतों में कमी होती है ना बेटा, तो यूरिया हम डालते हैं, नाइट्रोजन है कि नहीं इसमें, ओके। अब इसमें नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ये सब जोड़ेंगे तो ये आएगा बेटा 60। इसी तरह से एक और मैं लिख देता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा, H2SO4, ओके, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, इन सबको जोड़ेंगे आप कितना आएगा बेटा 98। अपनी रफ कॉपी पर करके देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप तो करके देखिए, जब कॉन्फिडेंस हो जाए और करने के बाद वो चीजें कुछ याद होनी चाहिए। H2SO4 आते ही आपके दिमाग में तुरंत 98, ग्लूकोज आते ही आपके दिमाग में तुरंत 180, यूरिया आते ही 60, HCl आते ही 36.5, NaCl आते ही 58.5, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये कुछ बात आपको कंप्लीट हुई यौगिकों के आणविक द्रव्यमान। अच्छा, मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं आपको, आणविक द्रव्यमान जैसे कहा गया, अणुभार जैसे कहा गया बेटा, यहां पर दो बातें हैं, और वो दो बातें इस तरह से हैं कि अगर एक अणु के द्रव्यमान की बात की जा रही हो, किसकी बेटा, एक अणु की, ये सॉलिड स्टेट में भी मैंने आपको समझाया है, 11th में तो पढ़े ही हैं हम लोग। तो एक अणु की बात की जाती है तो ये लिखा जाता है 18U, U लिखा जाता है। अच्छा, U की जगह आप AMU भी लिख सकते हैं, AMU, U एक ही बात है। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, याद आ रहा है 11वीं क्लासेस का। वैज्ञानिकों ने जिस इकाई को आधार मानकर सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को व्याख्या की गई या उनका मेजरमेंट किया गया, वो सूक्ष्मतम इकाई AMU है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग को
एक एएमयू या एक ईयू कहा गया। ओके, इज दैट क्लियर? जिसका ग्रामों में अगर मुझसे अगर वजन पूछोगे तो बेटा मैं बताऊंगा 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम एक एएमयू का। और उसको शॉर्ट और कर दिया गया। केमिस्ट्री या साइंस की खासियत है बेटा, लॉन्ग पढ़ने के बाद उसे शॉर्ट करते चले जाते, जिससे लिखना समझना आसान हो जाता है। यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, सभी पदार्थों के द्रव्यमान को मापने की इकाई बनाई गई यूनिफाइड मास छोटे पार्टिकल्स के लिए। ओके, और जिसका वजन ये होता है। खैर, तो मैं ये बता रहा हूं कि बेटा जो अभी अपन ने निकाले थे ना आणविक द्रव्यमान, इनके आगे सिर्फ यू लगा दो तो ये क्या बन जाएंगे मालूम है आपको? ये इन यौगिकों के एक अणु का द्रव्यमान बन जाएगा, केवल एक अणु का, एक अणु का। और मुझे 10 अणु का द्रव्यमान करना है तो मैं 10 का गुणा कर दूंगा। 1000 अणु का द्रव्यमान पता करना है तो मैं इसमें 1000 का गुणा कर दूंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हम लोग ज्यादातर एक मोल के लिए बात करते, एक मोल के। अब एक मोल आती है आपके दिमाग में, क्या आ गया? आवोगार्दो संख्या के बराबर कणों को, आवोगार्दो संख्या मतलब हो गया बेटा 6.023 गुणा 10 की घात 23। इतने कणों के द्रव्यमान को हम लोग, इतने कणों को एक मोल कहेंगे और इतने कणों का द्रव्यमान कहलाएगा मोलर द्रव्यमान। अब देखिए, जल के एक अणु का द्रव्यमान हो गया 18 यू, और इतने कणों का द्रव्यमान, इतने कणों का द्रव्यमान का मतलब हो गया मैं इस वैल्यू में इतने का गुणा करूंगा। ऐसे ही तो होगा भाई, आवोगार्दो संख्या ये इतने में इसका गुणा करूंगा और उसको जब सॉल्व करके लेकर आऊंगा तो बेटा इसका तरीका देखिए। अब मैं लिख दूंगा उसको ग्रामों में बताने पर 18 ग्राम। अब देखिए, जल के लिए ये दो चीजें अलग अलग हो गई। जल आते ही हमारे दिमाग में 18 आएगा क्योंकि H2O सूत्र से 18 निकलेगा। 18 के पीछे यू लगाएंगे तो बेटा उसके एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, और 18 के पीछे ग्राम लगाते ही जल के इतने अणु, इतने मतलब एक मोल अणु, एक मोल अणु मतलब आवोगार्दो संख्या के बराबर अणु, अर्थात जल के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान मतलब जल का मोलर द्रव्यमान। तो बस इतना सी ट्रिक्स से समझ लें आप लोग। ट्रिक्स क्या है? आसान वही है कि अगर आपने सूत्र से जो निकाला उसके पीछे यू लगा दिया गया तो उसके एक अणु का द्रव्यमान है, और बेटा उसी के पीछे क्या लगा दिया जाए बताइए? उसी के पीछे बेटा ग्राम लगा दिया जाए तो वो उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान बन जाएगा, क्योंकि यौगिक की बात कर रहे हैं। चूंकि ये मोलर द्रव्यमान है, मतलब एक मोल कणों का द्रव्यमान है, तो हम ग्राम के प्रति लगाकर मोल लिखने से और भी बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए क्या बताओगे आप? जल का मोलर द्रव्यमान 18 कहोगे ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल क्लियर कर रहा है कि एक मोल का ग्रामों में वजन इतना होता है। एक मोल अणुओं का वजन तब यौगिक के लिए, तब तुम्हें अपन परमाणु कहते हैं, एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। इतनी बात समझ में आती है? अब समझ में आ गया? किसी भी यौगिक के सूत्र से जो निकालेंगे उसके पीछे जब आप बेटा ग्राम लगा देंगे तो वो एक मोल का द्रव्यमान होगा, इसलिए उसको अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है? ग्रामों में किसी यौगिक का ग्रामों में उस यौगिक के सूत्र से जो निकाला गया उस मान को ग्रामों में, ये नहीं कि किसी भी यौगिक के, अब जल का वजन अगर 2 ग्राम है तो आप उसको मोलर द्रव्यमान थोड़ा ना कहोगे, क्योंकि 2 जल के सूत्र से नहीं निकला, सूत्र से जो निकला उसके पीछे ग्राम लगाती वो ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। और ग्राम आणविक द्रव्यमान का दूसरा नाम होता है बेटा मोलर द्रव्यमान, क्योंकि ग्रामों में व्यक्त किया गया। इज दैट क्लियर? ठीक। तीसरी बात मैं आपको यहां एक और बात से आपको परिचित कराता ही चलूं, और वो क्या है? मोलों की संख्या बेटा। ठीक है? अब आपको ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप लोग मोलों की संख्या। आपको यह भी मालूम है कि आपको जो मालूम है वो ये है कि हमने मापन की विभिन्न पद्धतियां, जिसमें एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, और लास्ट में 1962 में जिनेवा में तैयार की गई एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। ठीक है? समझते हैं अपन। उसमें 7 मूल भौतिक राशियों को सम्मिलित किया गया था। उसमें से एक भौतिक राशि थी बेटा पदार्थ की मात्रा। याद आ रही है? तो पदार्थ की मात्रा को वहां मोल में व्यक्त किया गया। इज दैट क्लियर? किसमें? मोल में। ओके? तो मोल किसी पदार्थ के मोल, जैसे 12 चीजों को हम लोग एक दर्जन कह देते हैं, वैसे कितनी चीजों को हम एक मोल कहते हैं? आवोगार्दो संख्या के बराबर चीजों को हम लोग 6.023 गुणा 10 की घात 23। मेरे पास अगर ये मार्कर है तो मैं कह दूंगा मेरे पास 1 मोल मार्कर है। बिल्कुल क्लियर बात? ठीक।
तो मूलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? अब जिसके मूलों की संख्या निकाली जा रही है, अगर मैं विलेय के मूलों की संख्या निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा विलेय का भार बेटा, और विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये ध्यान रखिएगा, मोलर द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? मूलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलायक के लिए निकाल रहा हूं तो विलायक का भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। सीधी सी बात है, अगर मैं चांदी के मूलों की संख्या निकाल रहा हूं तो चांदी का भार बटे चांदी का मोलर द्रव्यमान। जिसकी भी यूरिया के मूलों की संख्या निकाल रहा हूं तो यूरिया का भार, मतलब जिसके मूलों की संख्या उसी का भार बटे उसी का मोलर द्रव्यमान। हम लोग अगर विलेय शब्द अगर मैं इस्तेमाल कर दूं, विलेय के मूलों की संख्या, और आपको मैं कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं आपको विलेय को बी कह चुका हूं, विलायक को ए कह चुका हूं, तो अपन कहेंगे बी का भार। बी का भार मतलब हो गया बेटा विलेय का भार, विलेय का भार मतलब डब्ल्यू बी बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, और विलेय के मोलर द्रव्यमान का संकेत मैं क्या बनाऊंगा? एम बी, और मूलों की संख्या के लिए लिखूंगा मैं एन बी। याद आ रहा है आपको? बी के मूलों की संख्या, बी हो गया बेटा विलेय, विलेय के मूलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। एन ए बताओ, बोलो एन ए। एन ए का मतलब हो गया विलायक के मूलों की संख्या बराबर विलायक का भार डब्ल्यू ए बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब मेरे पास अगर बेटा 90 ग्राम जल है, कितना? 90 ग्राम जल, और मैं कहता हूं 90 ग्राम जल को मैं कितने मोल बोलूंगा, तो आप क्या करोगे? 90 में 90 में राइट, 90 में 18 का भाग दोगे, क्योंकि जल का सूत्र H2O, H2O से कितना निकलता है? 18। जल का मैं कितना भार दे रहा हूं? 90। ये तराजू पर तौलकर निकाला गया, ऐसा समझ लो, और ये उसके सूत्र से निकाला गया। ओके, तो 90। अच्छा, अगर ये किलोग्राम में दिया जाएगा तो हम पहले ग्रामों में बदलेंगे बेटा उसको, राइट। अब देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अक्सर यहां पर अणु भार लिख दिया जाता है जो सही नहीं है। अणु भार या आणविक द्रव्यमान लिख दिया जाता है जो सही क्यों नहीं है, देखिएगा मैं आपको बहुत आसान, जैसे मैंने कहा 90 ग्राम जल में मोल बताइए, तो 90 ऊपर लिखूंगा, 90 के पीछे मात्रा क्या लगाऊंगा बेटा? ग्राम लगाऊंगा, मात्रा के ग्रामों में बोल रहा हूं मैं, बटे मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्यों उस बात को क्लियर कर रहा हूं, ठीक, वो समझिएगा। अब देखिए मात्रा को काटना है मुझे, ग्राम से ग्राम कट गया, 18 पंजे 90 हो गया बेटा 5, और नीचे लिखा है देखो, इसके नीचे और इसके भी बटे में, तो ऊपर जाकर ये मोल हो जाएगा। क्या निकाल रहा था बेटा मैं? मोलों की संख्या, कितने मोल आए? 5 मोल। तो आणविक द्रव्यमान लिखने से ये मोल प्रति कैसे आ सकता है, मात्रा कैसे आ सकता है, उसके पीछे लिखा गया मोल कैसे आ सकता है। ओके, इसलिए आप मोलर द्रव्यमान लिखिए, हालांकि आणविक द्रव्यमान ना लिखे, बल्कि वो ये लिख दे ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो काम करेगा बेटा, ठीक है। ओके, तो ये मोलों की संख्या को निकालने का तरीका बताइए। आपसे मैं पूछूं, मेरे पास 12 ग्राम यूरिया है, अभी यूरिया का मैंने आणविक मोलर द्रव्यमान बताया था कि नहीं आपको? 12 ग्राम यूरिया का सूत्र से निकाला गया 60, तो मैं क्या करूंगा? 12 बटे 60, 12 पंजे 60, 1 बटे 5 मोल निकल आए। फिर दोबारा समझाओ, मैं कितना बोल रहा हूं? 12 ग्राम। यूरिया के मोलों की संख्या बराबर 12 ग्राम बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान यानी 60 ग्राम प्रति मोल। 12 बटे 60, 12 पंजे 60, 1 बटे 5 यानी 0.2 मोल होंगे। इज दैट क्लियर? मोलों की संख्या। अब मैं आपको, चलिए बेटा, अभी तक हमने आपको जो नोट्स भेजे थे उसके मुताबिक अब मैं आपको अपनी कहानी से परिचित करा रहा हूं। तो ये जो मैंने बताया है आपने 11th क्लासेस में भी पढ़ा है, और ये बहुत इस पूरे में रोल प्ले करेगा बेटा, ठीक है ना। ये वो चीज है कि हमें कभी भूलनी नहीं है। तो मैं आपको अब जो तीसरी बात जो मैंने यहां लिखी थी वो थी आयतन प्रतिशतता, यानी V/V परसेंटेज। मैंने यहां पर कुछ और भी बात लिखी थी, पीपीएम व पीपीबी। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। देखिए ये तो हो गई प्रतिशतता, 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 ये तो आप समझ रहे हो। प्रतिशतता का मतलब 100 में, सिंपल सी बात 100 में। इज दैट क्लियर? दरअसल सांद्रता की जो विभिन्न इकाइयां हैं, मात्रक हैं, यूनिट हैं, उनको हम मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार से बांट रहे हैं। पहला होगा W/V वाली मात्रक, ओके। बी है बेटा W/W मात्रक, और तीसरा होगा C V/V मात्रक बेटा, ओके। चलिए अब थोड़ी सी इनकी परिभाषा से मैं आपको परिचित करा दूं, फिर अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और परिभाषा से मैं आपको कैसे परिचित कराऊंगा, बहुत आसान है।
ये जो नीचे लिखा गया है ना बेटा, जैसे नीचे, नीचे का मतलब W बटे V, नीचे, तो ये भार का मात्रक हो गया, ये आयतन, भार बटे आयतन, तो इसको कह सकते हैं भार डैश आयतन मात्रक, भार यानी द्रव्यमान, ओके, भार डैश आयतन मात्रक, भार डैश भार मात्रक मतलब द्रव्यमान डैश द्रव्यमान मात्रक, आयतन डैश आयतन मात्रक, ठीक है। ऊपर की जो बात भार में कही गई है दरअसल विलय के लिए कही गई है, विलय के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ये कहा गया है विलयन के लिए, विलयन सॉल्यूशन के लिए, ओके, ऊपर विलय के लिए नीचे विलयन के लिए, ऊपर विलय के लिए नीचे विलयन के लिए। अब बताइए, देखिए सांद्रता की जिन इकाइयों में, ये तमाम इकाइयां आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, सांद्रता की जिन इकाइयों में विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को तराजू पर तौलने वाली मात्रा ली गई है, तराजू पर तौलने मतलब भार वाली मात्रा है, ठीक है ना, विलय की मात्रा को भार के मात्रकों में यानी ग्राम किलोग्राम वगैरह में, ओके, और विलयन की मात्रा को आयतन के मात्रक में, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर लीटर में, विलय की मात्रा को भार के मात्रकों में और विलयन की मात्रा को आयतन की मात्रा में व्यक्त किया जाएगा, वो कहलाएंगे W अपॉन V मात्रक यानी भार डैश आयतन मात्रक, और उसके अंतर्गत ये सब आती है बेटा, इस वाली कैटेगरी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर ने जो 3 तरीके बनाए थे उसका तरीका ये था, ओके। W अपॉन V मात्रक में ये आएगी बेटा परसेंटेज, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, जिसको हम लोग शक्ति, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य भी कहते हैं विलयन की, ओके। ये भी आएगी बेटा मोलरता, नॉर्मलता आती है, फॉर्मलता आती है, ओके। यहां आ जाओ, अब इसे आप बताएंगे, इसमें दोनों की, दोनों कौन, विलय की मात्रा को भी भार के मात्रकों में और विलयन की मात्रा को भी भार के मात्रकों में व्यक्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 आती हैं, परसेंटेज वाली तो तीनों कैटेगरी में जा रही है, देख रहे हैं आप, परसेंटेज इसमें भी है, प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, मूललता और मूल भिन्न इसमें और आगे, ठीक है, ओके। V अपॉन V, अब मेरा अंदाजा क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा, यहां के सर विलय और विलयन दोनों की मात्रा को आयतन के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, V अपॉन V आयतन की मात्रकों में, ठीक है, यानी मिलीलीटर या लीटर में व्यक्त किया जाता है, विलय की मात्रा को भी और विलयन की मात्रा को भी, ठीक है ना। टोटल जो बना हुआ वो विलयन हो गया, उसमें जो घुला हुआ है वो विलय हो गया, जिसमें घोला गया है या जिसने घोला है वो विलायक हो गया। बहुत आसान, ओके बेटा। अब आपको मैं एक और बात से परिचित करा दूं, इनके तमाम नाम जो लिखे गए हैं आपके पास में ही मौजूद है। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पीपीएम और पीपीबी, दरअसल ये वाली, ये भी परसेंटेज जिस तरह से आती है ना तीनों में, वैसे ये भी तीनों में आती है, मतलब पीपीएम या पीपीबी W अपॉन V की मात्रा इसमें भी आएगी, W अपॉन W में भी आएगी, V अपॉन V में भी आएगी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तीनों कैटेगरी में ये दोनों पीपीएम और पीपीबी दोनों बेटा वहां आती हैं, ठीक है ना। इसको 10 की घात 6, 10 लाख मतलब 10 की घात 6 यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन, और ये 10 की घात 9 लगा दो, 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 लगा दो तो ये इसमें बदल जाएगी, ओके बेटा। अब मैं आपको 1 बाई 1 स्टडी कराऊं, तैयार है आप लोग, ठीक। W अपॉन V परसेंटेज बहुत आसान और सुगमता के साथ सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ सुनिएगा, मजा आएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन और अच्छा समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार बेटा, ओके। वीडियो को कई बार देखिए उसको, ठीक है ना, 2 घंटे का टाइम तो आपके पास ऑलरेडी है ही। W अपॉन V परसेंटेज, अब देखिए परसेंटेज, अगर मैंने कहा मुझे किसी चीज पर 5% की छूट मिल रही है, तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या समझते हैं कि अगर उस वस्तु की कीमत अगर 100 रुपए है तो मुझे 5 रुपए कम में मिल जाएगी, मतलब वो मुझे 95 रुपए में ही मिल जाएगी। और अगर वो 1000 रुपए की वो चीज है और 5% की उसमें छूट है तो 5×50 यानी 1000 रुपए में मुझे 50 रुपए लेस होकर मिल जाएंगे, यानी 950 में मिल जाएगी, है ना व्यावहारिक बात। यानी हम 100 में देखेंगे, 100 में, तो आप देखिएगा W अपॉन V परसेंटेज का मतलब हो गया विलयन के 100 ml आयतन में, विलयन के 100 ml। अब बताओ मैंने क्यों कहा गया, क्योंकि V नीचे लिखा है वॉल्यूम, विलयन का आयतन, आयतन की मात्रा व्यक्त करना, और हम यहां सीजीएस पद्धति में इस्तेमाल करते हैं मिलीलीटर यानी घन सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है आयतन का बेटा। तो विलयन का कितना 100 ml आयतन में, आयतन में, ठीक है ना, परसेंटेज निकाले ना, विलयन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलय की, अब बताइए
विलेय की मात्रा को भार की मात्रकों में और सीजीएस पद्धति उपयोग करना है, मतलब ग्राम कहना है। विलेय की ग्रामों में मात्रा को, ग्रामों में मात्रा को क्या बोलेंगे बेटा? ग्रामों में मात्रा को बोला जाएगा W/V%, भार डैश आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। विलयन के 100 ml में विलेय की ग्रामों में कितनी मात्रा घुली हुई है, विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, जिसे हम ग्रामों में हम कह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 12% लिखा बेटा, 12%। अब इसका क्या मतलब निकाला गया? W/V% 12%, तो आप क्या बोलोगे? विलयन के 100 ml में ओके 12 ग्राम विलेय घुला हुआ है, बोलोगे कि नहीं? और अगर सर मान के चलो 12% ऑफ विलयन का आयतन 1000 ml है, भैया हम 100 में बता रहे हैं उसको। अब 1000 ml है तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 गुना है, तो विलेय की मात्रा भी 10 गुना है, मतलब 120 ग्राम विलेय 1000 ml में घुला हुआ है। तो 100 में कितना घुला होगा? 12 ग्राम। तो 100 में ही तो बताना है अपन को। 100 में अगर बता रहे हैं, 100 में बता रहे हैं, वो W/V% कहलाएगी। आयतन चाहे जितना हो, 100 नहीं हो, 50 हो, 25 हो, 13 हो, 15 हो, 18 हो, 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, हमको 100 ml में बताना है। अब इसका क्या मतलब निकला? अब इससे हम सूत्र क्या बनाएंगे? देखिए सूत्र बनेगा W/V% का, ध्यान से सुनिएगा, सूत्र भी कैसे बनाते हैं अपन लोग। मान के चलो ये 12% था, ठीक है, ओके। अगर मैं कह रहा हूं मैंने एक विलयन बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा? 18 ग्राम कोई हमने विलेय पदार्थ तौला और तौलकर उसको पानी में डाल दिया, पानी जनरल में विलायक को पानी की तरीके से कह रहा हूं, उसमें डाल दिया और आयतन कर दिया बेटा मैंने 500 ml मिलाकर। उसका टोटल जब मैंने इसको मापा ना मापने वाले फ्लास्क से, तो टोटल आयतन कितना हो गया बेटा? 500 ml। यानी बने हुए विलयन को जब मैं मापक फ्लास्क में भरता हूं तो आयतन कितना बोल रहा है? 500 ml। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं? तो मैं चाहता हूं कि इस विलयन की आपको W/V% निकालनी है, ओके। तो अगर मैं आपको पुराने बहुत छोटे से सूत्र से बताऊं, तो चूंकि मुझे 100 में बताना होता है, तो मैं क्या कहूंगा? चूंकि 500 ml में तो घुला हुआ है विलेय कितना बेटा? 18 ग्राम। ऐसे कहोगे कि नहीं? इसलिए 100 ml में कितना घुला हुआ, क्योंकि हमें 100 ml बताना है, तो आप कहोगे 18/500 गुणा 100, कहोगे कि नहीं? बोलो, लीजिए निकल आई परसेंटेज। अब इसी चीज को मैं सूत्र के रूप में बदल देता हूं। ये क्या चीज है बताओगे? 18, तो आप कहोगे ये उसमें घुले हुए विलेय का भार है, तो W/V% बराबर हो गया विलेय का भार यानी WV। 500 क्या चीज है? तो आप कहोगे सर विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन देखिए, S का मतलब सॉल्यूशन, V का मतलब वॉल्यूम, ओके। विलयन का आयतन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं? संकेत लिख देते हैं अपन। विलयन का आयतन किसमें बताया? बताना है अपन को ml में, और गुणा कर देंगे कितने का? 100 का। लो बन गया कि नहीं सूत्र? ये 500 क्या था? विलयन का आयतन, जिसमें 18 ग्राम ये घुला हुआ है। मुझे 100 में बताना है तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा। देखिए अपने सूत्र बन गए, हो गया। अब प्रश्न ये कि मुझे सवाल अगर दिया जा रहा है तो मुझे विलेय की कितनी मात्रा दी जा रही है? जैसे मुझे इसी के बारे में निकालना है कि 18 ग्राम अगर 500 ml में घुला है तो 18/500 गुणा 100 करूंगा कि नहीं? 18/500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 में 5 का भाग लगाऊंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज कहलाएगी, ओके। ये बात समझ में आई बेटा? तो अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ सवाल आपके मैंने आपको कागज में दिए हैं, वो करे हुए ही हैं ऑलरेडी, उनको मैं क्या कराऊं, फिर भी दिक्कत है तो अपन उसको देख लेंगे अपन। ये हो गई बेटा W/V%, ठीक है, हटा दूं मैं यहां से। चलिए अब मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं बेटा कि W/W जो परसेंटेज है, W/W जो परसेंटेज है ना बेटा ये वाली, अब इसका क्या मतलब होता है इसे देखते हैं अपन, ओके। तो W/W परसेंटेज, अब इसका मतलब मैंने बताया विलेय की मात्रा को भार की मात्रकों में और विलयन की मात्रा को भी भार की मात्रकों में। इज दैट क्लियर? और परसेंटेज पीछे लिखा है तो मैं कैसे बोलूंगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी में ही बेटा, बिल्कुल आसान। विलयन की, अब मैं ml नहीं लगाऊंगा क्योंकि नीचे भार की मात्रक लगाने, तो मैं क्या कहूंगा? 100 ग्राम में। हो गया आसान? चलिए विलयन के 100 ग्राम में, आगे वही घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को W/W। अब चूंकि दोनों एक ही है तो अपन कह देते हैं, या तो इसको कह देते हैं अपन दो बार ना कहते, जैसे या तो कहना पड़ता भार डैश आयतन प्रतिशतता बेटा, और यहां बोल देंगे अपन केवल भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, एक ही नाम से अपन कहते, क्योंकि दोनों में भार की मात्रक लगेंगे, ओके। विलयन के 100 ग्राम में, यहां क्या था? विलयन के 100 ml में, बस हो गया काम, ठीक। मतलब मैंने क्या किया, वही बात को मैंने आगे बढ़ाया। मैंने बेटा एक
विलयन बनाने के लिए मैंने विलय की मात्रा को तौला और वो रही 12 ग्राम बेटा। ओके, और तौलने के बाद उसे पानी में मिला दिया, विलायक में मिला दिया, और जब वो पूरी तरह से समांगी मिश्रण बन गया फिर मैंने उसको तराजू पर रखा। इस वाली में तराजू में नहीं रखा, इसमें क्या किया, मापक फ्लास्क में भरा, तो वो आयतन की मात्रा को मैं मुझे मालूम, इसको मैंने बने हुए तो तराजू में रखा। उसी चीज को अभिव्यक्त करने का दूसरा तरीका ये, तराजू पर रखा तो बेटा वो बेटा 600 ग्राम बैठा तराजू पर तौलकर। अब मैंने विलयन को देखा तो वो 600 ग्राम बैठा। मुझे क्या बताना है भैया, इस पूरी स्थिति में 600 ग्राम विलयन का पूरा भार है जिसमें 12 ग्राम गुला। अच्छा, मैं अगर पूछूं विलायक कितना होगा बता दोगे कि नहीं? विलयन का भार बराबर होगा विलायक का भार प्लस विलय का भार, होगा कि नहीं? और विलय का भार कितना, 12 ग्राम, तो बताओ विलायक का भार कितना होगा? 588 ग्राम, क्योंकि 88 प्लस 12 100 हो जाएगा तो 600 हो जाएंगे। हो गया कि नहीं? अगर मैं इसके बारे में कहूं तो आपको के सर WB बराबर विलय का भार बराबर हो गया 12 ग्राम और विलयन का भार दे रहा है, देखो विलयन सॉल्यूशन, विलयन का भार 600 ग्राम बेटा। तो विलायक का भार बताना मुझे, तो आप कहोगे सर 600 में से 12 घटा दो, 588 ग्राम होगा सर विलायक का भार। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन ऐसे निकालते हैं। तो अगर इसी चीज को अगर मैं यहां लिखता हूं तो आप कहोगे सर देखो 600 ग्राम में विलय कितना घुला हुआ है बेटा, 12 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना घुला होगा, तो आप कहोगे 12 बटे बोलिए 600, हाँ गुणा 100। अब देखिए सूत्र बना दीजिए, सूत्र बनाया हमने। ये ऊपर का मटेरियल हो गया जो विलय का भार है बेटा, ये नीचे का मटेरियल हो गया जो विलयन का भार है, विलयन का भार यानी WS किसमें, ग्रामों में, ठीक है ना, गुणा 100। ये निकलाई W/W परसेंटेज। इज दैट क्लियर? हो गई बेटा, समझ में आ गई बात? विलयन का भार। आप सूत्र अपन जो सवाल दिया जा रहा है, हम सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, आप उन्हें कर सकते हैं। एक को समझ में आई बात। अब मैं आपको तीसरी वाली स्थिति से और परिचित कराता हूं, वो है V/V मात्रक। और V/V मात्रक में क्या होगा, देखिए अब मैं आपको यहां ले जा रहा हूं, इसे हटा दूं बेटा यहां से मैं, ओके। मतलब V/V मात्रक का मतलब हो गया, मतलब उसमें आने वाली इकाई को क्या दिया मैंने, आयतन प्रसवता, एक ही नाम दिया क्योंकि वॉल्यूम ऊपर है वॉल्यूम नीचे, तो आयतन प्रसवता। इज दैट क्लियर? आयतन प्रसवता, केवल 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आयतन जैसा आयतन, आयतन प्रसवता का मतलब यही हो गया एक। तो आप देखिए ये भी विलय की मात्रा को आयतन की मात्रकों में और विलयन की मात्रा को भी आयतन की मात्रकों में। अब इस बात को यहां पर फॉलो कर दो तो अपन कहेंगे, देखिए ये ग्राम था, मुझे हटाना पड़ेगा, तो आपको विलयन के 100 ml आयतन में, कहोगे कि नहीं, 100 ml में, इतना कह दो आप, 100 ml में घुली हुई विलय की ml आयतन को, मिलीलीटर में आयतन को, ठीक है ना, यानी आप विलय की मात्रा को भी आयतन की मात्रकों में बताएंगे और विलयन की मात्रा को भी आप बताएंगे, ठीक है ना। तो विलयन के 100 ml में विलय के कितने ml घुले हुए हैं, शॉर्टकट, विलयन के 100 ml में विलय के कितने ml घुले हुए हैं, ये कहलाएगी आयतन प्रसवता। आप देखो इसका सूत्र क्या बनेगा, आप देखिए आसान तरीका, V/V परसेंटेज बेटा। तो V/V परसेंटेज का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा बेटा 6% V/V। अब आप इसको क्या पढ़ोगे बताना मुझे, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, विलयन के 100 ml आयतन में विलय के 6 ml घुले हुए। अच्छा, इसी परसेंटेज को यहां रख दूं तो आप क्या कहोगे, विलयन के 100 ग्राम में विलय के 6 ग्राम घुले हुए। अच्छा, 6% को अगर इसके लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगी, विलयन के 100 ml में विलय के 6 ग्राम घुले हुए। ओके, हो गई बात समझ में? तो V/V परसेंटेज का सूत्र क्या बनेगा बेटा, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ओके, विलय का आयतन, विलय मतलब B, आयतन मतलब वॉल्यूम, ये भी मिलीलीटर में लिखा जाएगा। अगर आप सूत्र में लगाना चाहते हैं तो लगा दो, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये बन गई हमारी V/V परसेंटेज। बात समझ में आई आपको? आसान हो रहा है कि नहीं? परसेंटेज के तीनों सूत्र समझ में आए? सवाल क्या है वो आपके पास मौजूद है, आप उन्हें करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सांद्रता की एक इकाई से और यहां परिचित कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बोलूंगा, बाकी अगले एपिसोड में, अगले में मैं आपको उसको डिटेल्स में लिए चलूंगा, ठीक है ना। और वो होगी बेटा मोलरता। सांद्रता की अगली इकाई में मैं आपको क्या किससे परिचित करा रहा हूं बेटा, मोलरता। अब देखिए मोलरता, दरअसल यहां यह बताया जाता है कि जिस चीज को अपन भार के मात्रकों में बताते हैं ना, उसको अपन भार के मात्रक ग्राम वगैरह में ना बताते हो, मोलों में बताइए कि विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, ठीक है ना।
विलयन बनाया है, बनाऊ विलयन है, और उसका आयतन कितना भी हो हमको 1 लीटर में बताना है, ठीक है ना। परिभाषा को सुन लो, अगले वीडियो में मैं आपको उसको डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। अभी आपको 3 प्रकार की परसेंटेज और आपको न्यूमेरिकल जो दिएगा उनको करने का प्रयास करिएगा, माइंड सेट करिएगा। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के, अब देखिए विलयन हो कितना भी हमको 1 लीटर में बताना है। जैसे रेट, किसी वस्तु की रेट कितनी भी हो, अगर उस पर परसेंटेज बात हो रही है तो 100 के हिसाब से ही तो बेटा काउंट होगा कि 12% की छूट है तो 100 रुपए का मटेरियल है तो 12 रुपए का है, और अगर 50 रुपए का मटेरियल है तो 6 रुपए ही तो कम करेगा, वो होगा कि नहीं बेटा। तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml यानी 1000 घन सेंटीमीटर यानी 1 घन डेसीमीटर, मैं आपको बता चुका था। विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलेय के, अब विलेय की जो मात्रा दी जा रही है ना, बाहर के मात्रा को, मैं उससे अपन मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जैसे यूरिया, अगर बेटा यूरिया अगर 120 ग्राम है तो बताइए कितने मोल बनेंगे? 2 बनेंगे कि नहीं? 120/60 2 मोल बनेंगे। अगर H2SO4 बेटा, H2SO4 अगर 49 ग्राम है तो मोल कितने बनेंगे? मैं 49 ग्राम दे रहा हूं और H2SO4 के सूत्र से उसका मोलर द्रव्यमान निकलता है 98, तो 49/98 बराबर 1/2 यानी 0.5 मोल, आधा मोल। ओके, आधा मोल घुला है विलयन के कितने भी आयतन में, हमको 1 लीटर बताना है। यह सांद्रता की इकाई मोलरता कहलाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को सांद्रता की इकाइयों से शुरुआत हम लोगों ने की है। बहुत नॉमिनल केसेस इसलिए बता रहा हूं कि यूं तो है तो सही बेटा ये 11वीं क्लास में, लेकिन बहुत सारे छात्रों का वो चूंकि पहला चैप्टर है छूट चुका होता है, इसलिए मैं आपको 3 से ही परिचित करा पाया, वो भी परसेंटेज वाली से। अगले राउंड पर मैं आपको मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर जितना भी अपने टाइमिंग के अनुसार होगा मैं समझाने का प्रयास करूं। ओके बेटा, मस्त रहिए, देखते रहिए।